वेलकम टू इंदौर डिफेंस एकेडमी। आई एम अक्षय मौर्य। तो जैसा कि हम हमारे इंस्टीट्यूट ने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी जो कि आर एस शर्मा 1999 आर एस शर्मा जी के द्वारा आर एस शर्मा 1999 वाला जो एडिशन है उसे हम आपके लिए बिल्कुल फ्री डाल रहे हैं इस न्यू ईयर पे, क्योंकि जो बच्चे सितंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एनडीए सीडीएस सीएपीएफ एफ कैट किसी के लिए भी, तो उनके लिए एक पहले से जो क्लास रहेगी ये क्या रहेगी, एक फाउंडेशन क्लास रहेगी। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमें एनसीईआरटी पढ़नी क्यों है, वाई वी हैव टू रीड एनसीईआरटीज। कि हमें सर आप कोई भी एग्जाम, यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो किसी भी टाइप का, उसमें एक चीज कॉमन होती है कि हमें एनसीईआरटी करनी है। तो एनसीईआरटी क्यों करनी, क्या इंपॉर्टेंस है, उसको पहले थोड़ा सा डिस्कस करते फिर हम आगे चलेंगे एनसीईआरटी क्यों। तो एनसीईआरटी में हमें देखो पढ़ना है वाई, सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए वाई, हर चीज के लिए वाई, ऐसा क्यों करना है ना। फिर आना चाहिए दूसरा क्वेश्चन हाउ, कि कैसे करेंगे, हम इसे कैसे करेंगे। ये दो चीजें क्वेश्चन है ना, वाई एंड हाउ। तो उस वाई एंड हाउ को समझने के लिए देखो एनसीईआरटी का वाई समझना है तो एनसीईआरटी आप समझोगे क्यों 11th क्लास की, ये कॉमन सी है क्योंकि वो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देती है किसी भी सब्जेक्ट का। वो कोई भी सब्जेक्ट का हो उससे आपको क्या मिलेगा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, प्लस बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके तैयार हो जाएंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप परेशान होते हो फैक्ट्स, वो फैक्ट्स आपको मिलने लगेंगे। ये फायदा है एनसीईआरटी पढ़ने का। अब सर कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो बिल्कुल चिंता मत करो, हाउ वो मेरी ऊपर जिम्मेदारी है, मैं पढ़ा रहा हूं, इधर आप नोट्स बनाते रहो। अब जिनके पास एनसीईआरटी ऑलरेडी होगी आर एस शर्मा 1999 एडिशन की, वो कुछ मत करना, जो साइड में पेजेस है उसको कंसाइन करते जाना एक ही जगह पे, जिससे क्या हो जाए वो आपको हो सके इजी। इसको एक दो बार आप पढ़ोगे तो चीजें याद हो जाएगी, ज्यादा कोई कठिन है नहीं। अब यहां से क्वेश्चन आता है सर हमने तो क्लास 6 to 10th की एनसीईआरटी तो पढ़ी ही नहीं, क्लास 6 to 10th की एनसीईआरटी तो हमने पढ़ी नहीं, क्या करें। कोई दिक्कत नहीं है, 11th और 12th आप हमारे साथ चालू कर रहे हो, ये जो है ये प्री फाउंडेशन है। क्या है ये, फाउंडेशन का भी क्या है, प्री फाउंडेशन है, और ये क्या है, फाउंडेशन है। तो याद रखो कोई भी बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए क्या मजबूत चाहिए हमें, हमारी फाउंडेशन मजबूत चाहिए, है ना, फाउंडेशन मजबूत चाहिए। ठीक है, क्लियर है आप सभी को, क्या चाहिए हमें, हमारी फाउंडेशन मजबूत चाहिए। अब जब फाउंडेशन मजबूत कैसे होगी, प्री नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है हमारे इंदौर डिफेंस एकेडमी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, आप वहां जाके देख सकते हो क्लास 6। उसके बाद मैं चालू कर रहा हूँ क्लास 11 जो कि आपको फाउंडेशन अच्छे से कर देगी। अब पहली चीज तो आपके हिस्ट्री पढ़ने के लिए पहले चीज तो आपके अंदर इनिशिएट आना चाहिए कि आप खुद कदम लो, इसको पढ़ेंगे कैसे, हम स्टोरी की तरीके पे पढ़ेंगे। तीसरा उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, और चौथा हम उसके फैक्ट इकट्ठे करते जाएंगे जो कि हमें हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। और जैसे कि अभी हमारी कंटिन्यूअस एडवांस की सीरीज भी चल रही है, इसके साथ 11th भी चल रही है। अब जो बच्चा क्लास 11th की एनसीईआरटी अभी देखना चालू करेगा, मैक्सिमम 30 से 40 लेक्चर होगा, उससे 30 से 35 लेक्चर में खत्म हो जाएगी 11th की एनसीईआरटी। उसके बाद जो हमारी एंशिएंट की फाउंडेशन एडवांस सीरीज चल रही है आप उसे देख सकते हो। तो सितंबर के पहले तक आप प्रिपेयर हो जाओगे हम अपने एनडीए सीडीएस के लिए। जीएस का सेक्शन तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएगा, मेरे साइड से एक टॉपिक तो ये फ्री है, पॉलिटी पढ़ी ही है ऑलरेडी, तो आप बिल्कुल चिंता मत करो। और कभी भी कुछ भी डाउट हो तो बिल्कुल फ्रीली कांटेक्ट करो, हमारे दिए हुए नंबर पे नीचे जो चल रहा है वहां आप डाल सकते हो, कांटेक्ट नंबर लेके बिल्कुल मैसेज कर सकते हो। हमारी टीम बिल्कुल इंटरेस्टेड भी रहेगी आपको मदद करने के लिए, आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हो तो, है ना। तो पहली चीज हम प्रोसेस ऑफ चेंज भी पढ़ेंगे। इसमें प्रोसेस ऑफ चेंज क्यों पढ़ना है, प्रोसेस ऑफ चेंज इज मस्ट, उसके बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते प्रोसेस ऑफ चेंज के बिना, है ना। अब सर आप इतनी सारी बातें कर रहे हो, एक ऐसा रीजन बता दो कि हम एनसीईआरटी पढ़ने लगे। चलो आपका एग्जाम है सीडीएस एनडीए एफकेट सीएपीएफ, तो हम एनडीए सीडीएस एफकेट की बात करते हैं, सीएपीएफ में तो रिटर्न है, ठीक है, तो उसकी भी अपन बात करेंगे। तो आपका एक तो होता है प्री और एक होता है इंटरव्यू सेशन, दो सेशन होते हैं, हाँ या ना, ये दो सेशन है। एनसीईआरटी आपकी प्री के लिए फैक्ट दे रही है और इंटरव्यू के लिए आपको कॉन्सेप्ट दे रही है, ब्रेन डेवलपमेंट दे रही है, जिससे आप चीजें सोच समझ के आंसर कर सकते हो। क्लियर हो गई। अब रही सीएपीएफ वालों की बात, तो प्री प्लस मेंस, आंसर राइटिंग भी है उसमें, और इंटरव्यू। मेंस के लिए आपको कॉन्सेप्ट दे रही है और इंटरव्यू के लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रही है किसी भी चीज की, चाहे वो
आप एनडीए सीडीएस में रहो, इंटरव्यू के लिए कॉन्सेप्ट और बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, जिससे आप एज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर या गुड इंडियन यूपीएससी के बहुत अच्छे एस्पिरेंट के तौर पे आप उसमें इलेक्ट हो सकते हो। तो ये 2-3 चीजों से आपकी हेल्प हो जाएगी। चलो चालू करते हैं हमारा आज का चैप्टर 1। हमारा जो चैप्टर 1 है वो क्या है, एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर 1 है। जो चैप्टर के टॉपिक का नाम है द इंपॉर्टेंस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। भैया ऐसी क्या जरूरत है, ऐसा क्या होगा कि हमें एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है? पहली चीज तो है ना कि ऐसा क्या है कि हमें हमारी एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा। बताओ, कई कई लोग आपसे पूछ लेते होंगे ना सवाल कि बताओ भाई हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी है, एंशिएंट हिस्ट्री क्यों पढ़नी है, क्वेश्चन होता होगा। तो उसके लिए बहुत प्यारे 2 आंसर है जो मैं आज दे दूंगा। छोटा सा लेक्चर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। द इंपॉर्टेंस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसके 2 इंपॉर्टेंट रीजन है हमें क्यों पढ़नी, किस वजह से पढ़नी। तो पहला लिख लो, हमें हमारे पास्ट के बारे में जानना है, टू नो आ पास्ट। भैया हमारा पास्ट कैसा रहा, हमारा प्राचीन इतिहास कैसा रहा, इस बारे में हम जानेंगे ना, तभी तो हमें समझ में आएगी चीजें। टू नो आ पास्ट, पहली चीज तो टू नो द पास्ट है ना। दूसरी क्या है, देखो अब हमारे पास्ट में कुछ ऐसी चीजें रही होगी जो हमें क्या हुआ, डेवलपमेंट करने का मौका नहीं मिला। तो हम जब हमारा पास्ट पढ़ेंगे तो वहां से हमें क्या मिलेगी, सीख मिलेगी। और उस सीख से हम क्या सीखेंगे कि ये जो ऑब्स्टिकल है, परेशानी है जो हमें डेवलप नहीं करने दे रही, अब हमें वो चीज लानी नहीं है। तो ये हुआ ना कॉन्सेप्ट का काम, अंडरस्टैंडिंग का काम। इसलिए एंशिएंट हिस्ट्री हमें पढ़ना पड़ेगी। क्या हुआ भाई, हमारे प्राचीन एंशिएंट इंडिया के इतिहास में कई चीजें ऐसी रही है जो ऑब्स्टिकल रही है, वो हमें सीखनी है परेशानी कि किस परेशानी की वजह से हम डेवलप्ड नहीं हो पाए। तो इसमें लिख लो टू नो द ऑब्स्टिकल्स। हमें क्यों पढ़ना है भाई, हम उन ऑब्स्टिकल्स को जान सके, टू नो द ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स, टू नो द ऑब्स्टिकल्स, वो जो रोड़े आए, परेशानी है, किस चीज में आई है ऑब्स्टिकल्स, इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। हमारी सोसाइटी डेवलप नहीं हो पाई, डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, हमारा जो समाज डेवलप नहीं हुआ। अभी आप समझ पाओगे, देखो जो ग्रीक है, दूसरी सिविलाइजेशन है, बहुत जल्दी ग्रो कर गया, डेवलप कर गया, पर इंडिया क्यों डेवलप नहीं कर पाया? कुछ तो ऐसी परेशानी रही होगी, ऑब्स्टिकल्स रहे होंगे। यही तो फायदा है हमारे पास्ट जानने का। क्यों पढ़ना है, हमें हमारा पास्ट जानना है। वाई, क्यों जानना है, क्योंकि हमें क्या करना है, सीखना है उससे कि क्या ऑब्स्टिकल है, क्या लर्निंग लेनी है। समझ गए ना, ये चीजें सीखेंगे हम इससे। हमारे दूसरी चीज एग्जांपल में दे रहा हूं, जैसे हमारी सती प्रथा एक ऑब्स्टिकल रही, चाइल्ड मैरिज एक ऑब्स्टिकल रही, कास्ट सिस्टम एक ऑब्स्टिकल रहा इंडिया के ग्रोथ में। दूसरी जगह भी रहा, पर उतना रूढ़ीवादी नहीं रहा जितना रूढ़ीवादी कहाँ रहा, भारत में रहा। ये मेरी सोच नहीं है, मैं चीज क्लियर कर दूं तुम सभी को। आर एस शर्मा जी की जब एनसीईआरटी पढ़ा होगा, डिस्क्लेमर दे रहा हूं पहले ही कि ये मेरे वर्डिक्ट नहीं है, ये आर एस शर्मा में जैसा लिखा है अपन वैसा पढ़ रहे हैं ना, नहीं तो कह दो अरे सर आपकी थोट है। ठीक है, तो हमें उस लेवल पे डेवलप करना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई। इससे हम क्या जान सकते हैं, इन सारी चीजों से हम हमारा एंशिएंट पुराना कल्चर जान सकते, सोसाइटी जान सकते, ये सारी चीजें जान सकते ना इन सबको पढ़ के। क्लियर हुआ हमें क्यों पढ़नी है एंशिएंट हिस्ट्री इंडिया की, क्यों इंपॉर्टेंस है। चलो अब आगे चलते। अब हमें क्या पढ़ना है, डेवलपमेंट ऑफ अर्ली कल्चर पढ़ना है कि भाई जो कल्चर डेवलप्ड हुआ भारत में वो कैसे हुआ, किस लिए हुआ, है ना। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री रिवील्स द डेवलपमेंट ऑफ अर्लीस्ट कल्चर इन द कंट्री। हमें हमारा जो प्राचीन इतिहास है, हिंदी मीडियम वाले के लिए मैं कोशिश करता हूँ हिंदी में बोल सकूं, जो हमारा प्राचीन इतिहास है उससे हम जान सकते हैं कि हमारे देश में क्या डेवलपमेंट कैसे हुआ। ये बताता है कि डेवलपमेंट कैसे हुआ, जैसे आप कैसे डेवलपमेंट करें, आप कैसे डेवलपमेंट कर सकते हो, ये सारी चीजें वो बताता है ना कि कैसे जाना आपने डेवलपमेंट हुआ। जैसे कि पहले हम क्लैन बेस्ड सोसाइटी में रह रहे थे, फिर हम पहले ट्राइबल थे, फिर क्लैन बेस्ड सोसाइटी में रहे, फिर जन में रहे, फिर जनपद में रहे। ये सारे बदलाव हम कैसे सीख रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ के तो सीखे कि हमने एक ट्राइबल नोमैडिक लाइफस्टाइल से एक शहर बसाया, जैसे हमने 16 महाजनपद बोला। ये सब चीज सीख कहां से मिली, हमें यहां से मिली, पर तब भी उतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो हमने कैसे कर रहे हैं, हम अपने कल्चर को कैसे जान सकते हैं, तो एग्रीकल्चर के थ्रू हम अपने कल्चर को जान सकते हैं कि एग्रीकल्चर ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, क्या, आदमियों को सेटल होना और उनके जीवन को सिक्योर करने के लिए। जब अनाज खाना चीजें व्यवस्थित रहेगी तभी तो आदमी क्या करेगा, तभी तो आदमी पोल्ट्री करेगा, दूसरी आर्ट एंड फैक्ट करेगा, ये सारी चीजें होगी। तो इससे हम ये जान पाए, इससे
जैसे तुम सभी को पता है 1000 बीसी में क्या हुआ, 1000 बीसी में आयरन की डिस्कवरी हुई, और आयरन की डिस्कवरी से क्या हुआ भाई, एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। ये हमें कहां से पता चला, ये लाइफस्टाइल से, यहां से हमें पता चल रही, वहां से लाइफस्टाइल कैसे हुई, बदल गई, कैसे बदली, लोहा मिला, लोहे के क्या हुआ, गंगा यमुना द्वाब के क्या हुए, फॉरेस्ट कट डाउन हुए, फॉरेस्ट काटे गए। जब फॉरेस्ट काटे गए तो गंगा यमुना द्वाब का प्लेन निकला, वहां क्या हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, और एग्रीकल्चर हुआ तो कई लोग पावर, किसी की पावर बढ़ती जा रही थी और किसी की पावर घटती जा रही थी। ये सोसाइटी में हमने बदलाव देखा, इसलिए तो एंशिएंट हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, ये चीजें समझ पाए। यहां तक आप सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ, ठीक है। अब जैसे एग्रीकल्चर बना तो वही प्रोसेस है, जन जन से जनपद, जनपद से क्या, महाजनपद, और महाजनपद की जब आपस में लड़ाई हुई सुप्रीमेसी की, तो उसमें से एक बड़ा महाजनपद निकला मगध, जो कि आगे जाके क्या बनाएगा, एम्पायर बनाएगा। यही प्रोसेस तो हमें जानना है एंशिएंट हिस्ट्री से, और इसमें भी हम स्लो क्यों हो गए ये भी जानना है कि क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे हमें आगे बढ़ने में, याद रखिएगा इस चीज को। दूसरा, डिस्कवरिंग एंड यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज, भाई नए नए रिसोर्सेज की डिस्कवरी होने लगी, ठीक है, उसे यूटिलाइज करने लगे लोग, इस्तेमाल करने लगे, कैसे करने लगे, द एंशिएंट इंडियन डिस्कवर्ड द यूटिलाइज नेचुरल रिसोर्सेज फॉर देयर लाइवलीहुड। भाई नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि अभी बताया, जंगल काट दिया, गंगा यमुना फर्टाइल लैंड आ गया, तो उसका यूज किया गया, कैसे किया गया यूज, इस और बड़े हम रिसोर्सेज को देखने, फॉरेस्ट वेयर क्लियर्ड, हाउ, हाउ आ रहा है ना इधर क्वेश्चन, कैसे किया, क्या किया अपन ने, हाउ, फॉरेस्ट वेयर क्लियर्ड, विलेज सिटीज एंड लार्ज किंगडम वेयर फाउंडेड। जैसे ही वो जंगल कटे, रिसोर्सेस का यूज हुआ, जैसे आयरन, हथियार आ गए, एग्रीकल्चर हुआ तो इकोनॉमी बढ़ गई, इन सब चीजों से क्या हुआ, जंगल साफ करने के बाद एग्रीकल्चर बढ़ा, वहीं हमें छोटा नागपुर प्लेटू में क्या मिल गया, आयरन ओर्स मिल गए, तो उससे क्या हुआ, गांव, गांव से क्या बना शहर, शहर से क्या बना, बड़े बड़े किंगडम्स बने, और बड़े बड़े किंगडम्स के बाद क्या बनेगा, एम्पायर बनेगा। ये चीजें तो हमें पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, बताओ। फिर इस और क्या बदलाव आया, इस सारी चीजों से जीवन में क्या बदलाव आया। इसके पहले आदमी क्या कर रहा था, कैटल हर्डिंग कर रहा था, जानवरों पे जीवन था, पर अब जीवन काय पे आ गया है, विजिबल है तुम सभी को, मैं साइड में हो जा रहा हूं। अब वो इंगेज खुद को काय में कर चुका है, फार्मिंग में कर चुका है, खेती करने लगा है। अब खेती में रुई उगा रहा है, रुई का उत्पादन है, तो स्पिनिंग और वीविंग करने लगा है। मेटल मिल चुके, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, उसका मेटल वर्क भी करने लगा है, और बहुत सारे काम करने लगा है। मतलब क्या हुआ, एक रिसोर्स यूज करना सीखा तो चीजें क्या बदली, आपने वो देखा, पॉलिटिकल चीजें बदलने लगी, और यहां आके आदमी का रहने का तरीका, मतलब रोजगार का तरीका भी बदल गया। सोच रहे हो, ये सारी चीजें हमें हिस्ट्री से सीख मिलती है। क्लियर है ये वाली बात सभी को। एग्जाम्पल में इधर लिख लो, फॉरेस्ट क्लियर किए, नीचे भी है, पर फॉरेस्ट क्लियर करने से क्या हुआ, ये सारी चीजें तैयार हो गई। इट्स क्लियर टू एवरीवन। ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं रहेगा, ये छोटा सा प्यारा सा प्रिसाय लेक्चर रहेगा। अब भाई भाषा और राइटिंग का क्या असर पड़ा हम पे, देखो किसी भी सिविलाइजेशन को हम सिविलाइज तब मानते हैं जब वो भाषा और लिखना सीख जाए, याद रखना। कब तक हम किसी को सिविलाइज नहीं मानते, जब तक वो लिखना या पढ़ना बोलना ना सीख जाए, ठीक है। तो सिविलाइजेशन, भारत में कौन सी लैंग्वेज चल रही थी सबसे बड़े लेवल पे, पाली और प्राकृत, पाली और प्राकृत, पाली और प्राकृत लैंग्वेज चल रही थी। इन दो भाषा को डेवलप किया गया भारत में, पाली और प्राकृत को, ठीक है, क्लियर है। अब यही लाइन लिखिए जो अपन हिंदी में, राइटिंग एसेंशियल फॉर अ सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्ट इन्फ्लुएंस द करंट राइटिंग फॉर्म। ऐसा है जो हमारी आज करंट मॉडर्न डे राइटिंग है ना, वो इन्फ्लुएंस हुई है हमारे किस समय की, पुरानी लैंग्वेज से, ए पुरानी स्क्रिप्ट से। जैसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट हम लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, आप भी इंग्लिश में और हिंदी में लिखते हो लेफ्ट टू राइट, हो गया कनेक्शन, आप इन्फ्लुएंस हुए हो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से। ब्राह्मी स्क्रिप्ट कैसी लिखी जाती है, लेफ्ट टू राइट, आप भी कैसे लिखते हो, इस साइड से लिखोगे, इधर खत्म करोगे, लेफ्ट टू राइट, हो गया। मतलब पुराने जमाने की जो स्क्रिप्ट थी उससे इन्फ्लुएंस हुई है आज की राइटिंग फॉर्म। क्लियर है, हमें ये भी समझना है कैसे। मॉडर्न लैंग्वेज इन इंडिया हैव अ रूट ऑफ एंशिएंट टाइम हैव इवॉल्व्ड ओवर एजेस। जितनी भी भारत में भाषाएं हैं वो सब कहाँ से अपने रूट रखती है, पुराने हमारे प्राचीन इतिहास की भाषाओं से, कहीं ना कहीं उनसे जुड़ी है, और धीरे धीरे आगे आते बदलती गई। उसको हमने लिंग्विस्टिक थ्योरी में एडवांस में कवर किया है कि भाई एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, सुरासेनी प्राकृत से डेवलपमेंट हुआ है मराठी का, ये हमने पढ़ा है, सुरासेनी प्राकृत से डेवलपमेंट का हुआ है मराठी का। मतलब प्राकृत कब की है, एंशिएंट लैंग्वेज, उसमें से सुरासेनी प्राकृत, फिर जाके मराठी, आज मराठी चल रही है, मतलब ये बात भी सही है। इन सब चीजों को पढ़ के तो हम समझ पाएंगे ना, और इन सब चीजों को हमें पढ़ना, ये तो बस एक
ओवरव्यू है, बहुत छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। यहां तक क्लियर है आप सभी को? अब रेसेस की बात आ जाओ, डाइवर्सिटी, अलग अलग रेसेस हमें भारत में देखने मिली। इस समय भारत में लोग आ रहे रह रहे, इंटरमिंगलिंग हो रही। इंटरमिंगलिंग का मतलब है मिक्सचर ऑफ नेचर, कल्चर। आ रहा है भारत में, रह रहा है, अपना खाना छोड़ जा रहा है, शादी कर ले रहे भारत में, फिर मिक्सिंग हो रही है ब्लड्स की। ये बहुत सारी रेसेस हमें देखने को मिली। किस समय देखने को मिली? हमारे एंशंट पीरियड में मिली इंडिया के। इंडिया अटैक एंड ऑब्जर्व वेरियस रेसेस थ्रू आउट द हिस्ट्री। पूरे इतिहास में देखो, पहले आर्यंस आए, फिर इंडो ग्रीक्स आए, फिर सिंथियंस आए, फिर कुशान्स आए, फिर मुस्लिम्स आए, सब भारत में आए, मुगल्स आए, सब भारत में, और भारत की होके रह गए। भारत में क्या हुआ? इंटरमिंगलिंग हो गया। इंटरमिंगलिंग क्लास 6 के एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है। बहुत सारी सब मिक्सचर हो जाना, भारत की चीजों, रीति रिवाज, कल्चरों को फॉलो कर लेना। ये चीज हमने कहाँ देखी? एंशिएंट हिस्ट्री में देखी है। साथ साथ जैसे कि प्री आर्यंस, इंडो आर्यंस, ग्रीक, सिंथियन, हुन्स, तुर्क्स मेड इंडिया देयर होम, और ये भारत आया और भारत में ही क्या करा? इनने रहना चालू कर दिया। इस वजह से हमें क्या देखने मिलता है? इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर। लिख लो कहीं, इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर। ये पॉइंट इधर आ गया, इधर होना चाहिए था, है ना? ठीक है। डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स कंट्रीब्यूट टू मेकिंग द इंडियन कल्चर, और इन सब ग्रुप ने जाके भारत में अलग अलग कल्चर बना दिए। पर भारत में अलग अलग कल्चर होने के बाद भी भारत में यूनिटी का सेंस रहा, आज भी वो है। कब से? आज से नहीं है कि आप तुम 1947 के बाद आजाद हो गए तो डाइवर्सिटी यूनिटी, नहीं भाई। 1500 के पहले से, आईबीसी के पहले से हमारे अंदर यूनिटी का सेंस है। अलग अलग रेसेस होने के बाद भी, ये देखो अलग अलग रेसेस है, ये मैप बता रहा है। तो उसके बाद तो हमें ये चीज समझना है, ये हमारा इतिहास हमें बता रहा है। इतिहास क्यों जरूरी है, आप समझे? अलग अलग कास्ट, अलग अलग शादी, फिर बहुत सारी कहावतें जो मैं नहीं बोलता। अब डाइवर्सिटी इन रिलीजन एंड यूनिटी, क्या है भाई? डाइवर्सिटी इन रिलीजन एंड यूनिटी, इसका क्या मतलब होता है? तुम सभी जानते हो, इंग्लिश तो पढ़े लिखे हो, तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना। वो अलग अलग धर्म है, पर सब में क्या? यूनिटी का भाव है। ये कहां से आ रहा है यूनिटी का भाव, बताओ? अभी है? नहीं, पहले से। कैसे? इंडिया हैज बीन लैंड ऑफ सेवरल रिलीजन सिंस एंशिएंट टाइम। पुराने जमाने से भारत अलग अलग धर्मों का क्या रहा है? केंद्र है। जैसे बुद्धिस्ट, जैनिस्ट, आजीविकास, फिर इस्लाम, फिर अलग अलग धर्म के लोग आते गए, ब्राह्मणिज्म, फिर उसमें से भी वैष्णविज्म और शैविज्म निकला। फिर साउथ इंडिया में अलग कल्चर है, हर जगह अलग अलग चीजें, पर आखिरी में सबके अंदर क्या सेंस आता है? यूनिटी का सेंस आता है। ये कैसे आया भाई? मिक्सिंग होके आया। ये भी क्या हो गई? मिक्सिंग हो गई, इंटरमिंगलिंग हो गई। इस वजह से ये सेंस आया। कैसे? डिस्पाइट अ डाइवर्स लैंग्वेज, रिलीजन एंड कस्टम, द सेंस ऑफ यूनिटी इज ऑब्जर्व। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग चीजें हैं, उसके बाद भी हमारे अंदर क्या भावना है? कि हम एक है, यूनाइट है, भारत है, हम इंडिया है। ये कहां से पता चल रहेगा? हमें एंशिएंट हिस्ट्री से पता चलेगा। साथ साथ कई जैसे धर्म एंशिएंट इंडिया में, जो धर्म भारत से ओरिजिनेट हुए और पूरी दुनिया में फैले, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ओरिजिनेट इन एंशिएंट इंडिया। हमारे प्राचीन भारत के इतिहास में इनका, प्राचीन भारत में इनका क्या हुआ? ये उद्गम हुआ, या ये उत्पन्न हुए हैं, ये बोल सकते हैं। अब मेरी हिंदी थोड़ी सी खराब है तो सॉरी, कुछ वर्ड एक इधर उधर हो जाए तो, पर मैं प्रयास कर रहा हूं हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए। एक वर्ड है स्ट्राइविंग द यूनिटी ऑफ एंशिएंट पीरियड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है, जल्दी बता दो फटाफट। हमें एकदम यूनिटी में रहना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? हमें एकदम यूनिटी में रहना चाहिए, कि हम भली अलग अलग रेस के हैं, अलग अलग धर्म के हैं, हमारी भाषा अलग है, हमारी राइटिंग अलग है, पर हम यूनाइट रहेंगे, एक रहेंगे। इसका एग्जाम्पल आप सभी को पता होगा अभी एंड में। लेक्चर कैसा लग रहा है? लाइक कमेंट शेयर करना। मैंने अपना प्रॉमिस निभाया, तुम सब अपना प्रॉमिस निभाना। सभी को ये वीडियो शेयर होनी चाहिए, है ना? और तुम लोग के लिए कर रहा हूं, किसी और के लिए तो करूंगा नहीं। जैसे तुम लोग मुझे 10-12 लाख रुपए दे रहे हो, सर रिकॉर्ड करके डाल दो, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो तुम लोग के लिए कर रहा हूँ, तो थोड़ा तुम लोग का भी सपोर्ट चाहिए, नहीं तो क्या है, चीजें बहुत सी है। एंशिएंट इंडिया एम द यूनिटी अक्रॉस द वास्ट सब कॉन्टिनेंट। इतना बड़ा सब कॉन्टिनेंट है इंडिया। कैसा? ये हमारा पेनिनसुला हो गया, ये हमारा हिंदू कुश, सुलेमान, बलूच के पठार, और ये हिमालय। इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट में कितने लोग अलग अलग रह रहे हैं, अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर, पर एक है हम, यूनाइट है। आज भी जम्मू से लेके कन्याकुमारी और अरुणाचल से लेके हमारा गुजरात तक हम यूनाइट है।
कोई नहीं तोड़ सकता हमें। ये कब से आया? ये अभी से नहीं, तब से। कैसे? द नेम भारतवर्ष, ये वर्ड यूज हुआ है भारतवर्ष। द लैंड ऑफ भारत रिप्रेजेंट द होल कंट्री। भारतवर्ष नाम पड़ा कैसे? एक भारत ट्राइब है जो कि यहाँ रहा करती थी, उसके नाम पे क्या पड़ गया, इसको हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। इस पे अलग से एक लेक्चर चैप्टर है एनसीईआरटी में, चिंता मत करो, बस अभी ग्लिम्स ले लो, ग्लिम्स कैसा होता है। ट्राइब है, ट्राइब के नाम पे पूरा भारत, इतने सब कॉन्टिनेंट का नाम क्या पड़ गया? भारतवर्ष पड़ गया। अब ये ऐसा कहा जाता है कि इनके जो डिसेंट है वो भारत में रह रहे थे, ये चीजें क्लियर है। किंग एस्पायर टू एस्टेब्लिश अथॉरिटी फ्रॉम हिमालय टू केप ऑफ करमोन एंड फ्रॉम ब्रह्मपुत्र टू इंडस। भारत में जितने भी राजा रहे उनकी एक इच्छा रही, नॉर्थ से लेके साउथ और ईस्ट से लेके वेस्ट। गलत हो गया क्या? ईस्ट से लेके वेस्ट। अब सही है? ठीक है, अब सही है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, यहां तक है ना। यहां तक क्या चाहते थे वो? काबू करना, मतलब नॉर्थ से लेके साउथ तक उनका रूल हो और ईस्ट से लेके वेस्ट तक रूल हो। और ऐसे हमें डिजायरेबल राजा इतिहास में एक देखने को, एक से दो देखने को मिले, जिनमें से एक का एग्जांपल है अशोक। अगर हम बिल्कुल सदर्न टिप को छोड़ दे साउथ इंडिया की, तो पूरे भारतवर्ष पे राज करा है किसने? अशोक ने। और यूनिटी में रहे, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ब्राह्मणिज्म सब उनके में यूनाइट रहे। हमारे अंदर क्या रही? नेशनलहुड की भावना रही है। अब ऐसा क्यों नेशनलहुड की इतना बड़ा चला के क्यों कह रहे हो सर? देखो, जब अभी हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे ना एनसीईआरटी का, उसमें तुम्हें पता चलेगा जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस है ना, हमें बुरा भला कह रहे होंगे कि भारतीयों से ऐसा नहीं आता, भारतीय ऐसे। इसलिए ये भावना डेवलप करनी पड़ी, ये बताना पड़ा कि नहीं भाई तुम गलत हो, हम पहले से यूनाइट थे। अभी पता, मजा आएगा तुम्हें, रुको, बहुत मजा आने वाला है। ज्योग्राफिकल यूनिट, जब जब तुम्हारे सामने इंडिया का शब्द आएगा, इंडिया, तो ये मैप ध्यान आ जाएगा, इसलिए लगाया। इंडिया मतलब ये मैप, कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा मैप भारत, भारत ये है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बात खत्म। कैसे? द आइडिया ऑफ इंडिया हैज वन सिंगल ज्योग्राफिकल यूनिट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्करर्स एंड कल्चरल लीडर्स। अलग अलग राजाओं के द्वारा, अलग अलग कल्चरल लीडर्स के द्वारा भारत को क्या बताया गया? एक पूरा यूनिट बताया गया। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है? पूरा एक भारत है, इंडिया ही है। इसको तुम टुकड़े में बांटने की कोशिश मत करना कभी, ठीक है। द नेम इंडिया, भारत नाम कहां से पड़ा? जो देखो, ये जो पेनिनसुला हमारा है, इंडस, इंडस रिवर के पास जो भी लोग, सतलुज रिवर के पास सेटल हुए, सिंधु रिवर के पास, सॉरी सिंधु रिवर, इंडस रिवर के पास जो भी लोग सेटल हुए, उस रिवर से, इंडस रिवर से नाम पड़ा है क्या? इंडिया, ठीक है। ओरिजिनेट फ्रॉम द संस्कृत टर्म सिंधु इंडस रिवर। इंडस रिवर से क्या नाम पड़ा? भारत का इंडिया नाम पड़ा। और भारत का भारत नाम कहां से पड़ा? एक ट्राइब से पड़ा है। क्लियर हो गया भारतवर्ष? अब किसी को कोई डाउट हो तो बता दो हमें। अब ज्योग्राफिकल यूनिटी देख ली, अब देख लो क्या लिंग्विस्टिक और कल्चरल यूनिट। अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर है। कोई भाई हक्का नूडल्स खाता है, कोई बिरयानी खाता है, और कोई शाकाहारी खाता है, पनीर, और कोई शाकाहारी में भी बिना प्याज लहसुन का खाना खाता है। पर जब 15 अगस्त होती है तो सब खड़े होकर राष्ट्रगान गाते। ये यूनिटी है हमारे देश की। अलग अलग भाषा हो, चाहे मराठी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, कुछ भी हो, आप राष्ट्रगान गाओगे, ठीक है। तो ये यूनिटी कहाँ अभी है? नहीं, ये एंशिएंट पीरियड से चली आ रही है, इसलिए हमें इतिहास पढ़ना है। एफर्ट्स फॉर लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल यूनिटी वेयर एविडेंट थ्रू आउट द हिस्ट्री। जैसे हमें अशोक, सम्राट अशोक की बात करें हम, तो अशोक जो अपने इंस्क्रिप्शन जारी करता था अशोक का, वो प्राकृत में करता था। काय में करता था? प्राकृत में। और किस स्क्रिप्ट में करता था? तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में करता था। किस स्क्रिप्ट में? ब्राह्मी, जो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। पर उसके तुरंत बाद हम देखेंगे, हमें एक भाषा दिखेगी क्या? संस्कृत। संस्कृत भी यूज हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही। मतलब अलग अलग भाषाएं पर यूनिटी है। राजा अशोक है, भाषाएं अलग अलग है, यूनिटी की भावना है हमारे अंदर। द एंशिएंट एपिक रामायण एंड महाभारत वेयर स्टडी एंड रिवाइव्ड अक्रॉस द डिफरेंट रिलीजन। ये बहुत बड़ा एग्जांपल है। रामायण और महाभारत लिखी गई संस्कृत में, पर जितने शौक से नॉर्थ इंडिया में पढ़ा जा रहा है, उतने ही शौक से उन्हें साउथ इंडिया में भी पढ़ा जा रहा है। और यहां तक संस्कृत नहीं, उनको दूसरी दूसरी भाषाओं में भी ट्रांसलेट कर दिया गया। ये यूनिटी दिखा रहा है हमारी। तीसरा, प्राकृत एंड लेटर संस्कृत सर्व्ड अ लिंगुआ फ्रैंका इन द स्टेट लैंग्वेज। लिंगुआ फ्रैंका का मतलब होता है भाई जो लैंग्वेज बोली जाती थी।
मतलब प्राकृत और संस्कृत दोनों बोली जाती थी और ये स्टेट लैंग्वेज के तौर पे भी उभरी है। ठीक है, मतलब ये हमें दिख रही है यूनिटी। लिंगुआ फ्रैंका का मतलब हो जाता है जो भाषा वो लैंग्वेज बोली जाती है ना। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो फटाफट कमेंट कर देना सभी अगर मजा आ रहा हो तो, नई नई चीजें जानने मिलेगी। और हाँ, कहीं कहीं आर एस शर्मा थोड़े जरा वो हो गए, रूढ़ीवादी हो गए, रिग्ड हो गए, तो बुरा मत मानना, मेरे वर्डिक्ट नहीं है, ये डिस्क्लेमर पहले लेक्चर से ही दे रहा हूं। वर्ण सिस्टम, ये भी एक यूनिटी का भावना रहा हमारे अंदर, वर्ण सिस्टम। चलो जाओ, वर्ण सिस्टम। ठीक है, वर्ण सिस्टम कहां इमर्ज हुआ? नॉर्थ इंडिया में हुआ। कब हुआ? 1000 बीसी के बाद हुआ, हाँ या ना? नॉर्थ इंडिया में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला ये सिस्टम, ये देखो मैं कितने अच्छी इमेज भी लगा के ले आऊं, तुम सबको मजा आए। ठीक है, तो 1000 बीसी में इमर्ज हुआ क्या? वर्ण सिस्टम, कास्ट सिस्टम। पर कहां हुआ? नॉर्थ इंडिया में हुआ। पर पूरे भारत में फैल गया, साउथ इंडिया में भी वर्ण सिस्टम पहुंच गया, नॉर्थ वेस्ट, गुजरात, आसाम, हर जगह क्या देखने को मिला हमें? वर्ण और कास्ट सिस्टम देखने मिला, स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। ये भी तो एक यूनिटी बता रहा है, भली वर्ण कास्ट सिस्टम कुछ हो पर पूरे भारत में तो अपनाया, ये भी तो तुम लोग बोल सकते थे। इवन फॉरेनर्स हु अराइव्ड इन एशियन इंडिया बिकम अ पार्ट ऑफ दिस कास्ट सिस्टम। जो भारत से बाहर से आए, चाहे वो इंडो ग्रीक हो, सिंथियंस हो, कोई भी हो, वो क्या बन गए? इस कास्ट सिस्टम का हिस्सा बन गए। अब आप कह रहे हो यूनिटी नहीं है, देखो बाहर का आके हमारे कास्ट सिस्टम को अपना रहा है, ये भी तो एक यूनिटी का वो है, क्या कहते हैं, चिन्ह। द कास्ट सिस्टम इन्फ्लुएंस नॉट ओनली हिंदूज बट ऑल्सो क्रिश्चियन एंड मुस्लिम हु कन्वर्टेड। लो, अब ये बात गलत नहीं है, ये बात सही है। जो भी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन और मुस्लिम भारत आए लोगों को, है ना, वो भी इस कास्ट सिस्टम का, हिंदू कास्ट सिस्टम का क्या बन गए? हिस्सा बन गए। सिर्फ हिंदू नहीं, आप अपने इतिहास को सुधारिए, जो लिख दिया आपने जब आप रूल कर रहे थे, क्या सिर्फ हिंदू नहीं, क्रिश्चियन और मुस्लिम भी इसका हिस्सा हो गए। क्रिश्चियनों में भी कास्ट है, मुस्लिम से में भी कास्ट है, भारत में भी थी, तो कोई गलत बात नहीं है। समझ गए हमें कैसे पढ़ना है? हमें अब पढ़ना है इंपॉर्टेंस हमारी एंशिएंट हिस्ट्री का, और चैप्टर 2 जो रहेगा वो लिख लो, अभी से हम बता दे रहे हैं, मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया। बहुत यूनिक टॉपिक है, बहुत मजा आएगा कि मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया, मतलब समझ रहे हैं, मॉडर्न हिस्टोरियंस भी है पर कब के? एंशिएंट इंडिया के है, एंशिएंट इंडिया पे बुक्स लिख रहे हैं। ये कनेक्ट होगा अब लिंक कि ब्रिटिशर्स कैसे डिफेम कर रहे हैं हमारे एंशिएंट इतिहास को, और हम कैसे उसे ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ये रिलेशन जो कि गुप्ता में आप पढ़ते हो, गोल्डन एज, क्यों नहीं आती समझ में? अब आएगी समझ में। अब यहां से देखो, टॉपिक तो खत्म है, ठीक है, ये तुम सभी के लिए। देखो ये बटन लगवा दिए मैंने नीचे, देखो मैंने बोला था ना, एक ऐसा होगा बटन तो सब्सक्राइब कर देना, एक ये लाइक का बटन होगा, और शेयर तो कर ही देना भाई वीडियो, है ना, ये शेयर तो कर, ये कर देना, ये कर देना, ये कर देना, और टर्न ऑन नोटिफिकेशन कर लेना, क्योंकि ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आएगा, लाइव नहीं चलाऊंगा मैं। ये तो सोचो अक्षय सर आएंगे लाइव पढ़ाएंगे, नहीं बाबू, लाइव तो आना मुश्किल है, क्योंकि लाइव लेक्चर एक और चल रहा है, तुम सभी को पता है, एडवांस हिस्ट्री, तो दो लेक्चर लाइव कैसे लूँ मैं? हाँ, तुम अगर सपोर्ट कर दो तो थोड़ी हिम्मत भी बांध लूँ मैं लाइव लेने की, पर सब कुछ तुम पे है ना, एवरीथिंग ऑन यू। अब ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, किसी को भी कोर्स लेना हो, किसी को भी कोई क्वारी हो, किसी को भी मुझसे बात करनी हो, तो ये ऑफिशियल नंबर पे आप कॉल कर लेना। पीपीटी चाहिए, पीडीएफ चाहिए इसका, वो भी मिल जाएगी, ठीक है। और कर लेना, क्योंकि सितंबर के लिए है, और सितंबर और आने वाले अप्रैल, मतलब एक बार बेस मजबूत हो गया ना, मजा आ जाएगा। सोच लो क्या करना है। अब देखो हमने ये टॉपिक क्यों पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री को, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स जो रहे हमारे डेवलपमेंट में, हमें वो जानना है ना। क्यों? क्योंकि हमारे जो एंशिएंट इंडिया में जो नेगेटिव चीजें थी, हमें उसे रिमूव करना है। जैसे अभी आप सुन रहे होगे बहुत जगह कि एंशिएंट इंडिया की जो चीजें उसे रिवाइव करो और उसे ग्लोरी के तौर पे दिखाओ, है ना, रिवाइव करो, कोई तकलीफ नहीं है इससे। देखो तुम्हें आंसर फ्यूचरिस्टिक सोच भी बनेगी, कैसे रिवाइव करिए, कोई तकलीफ नहीं है, और बहुत अच्छी चीज है। पर रिवाइव करते टाइम जो नेगेटिव चीजें ऑब्स्टिकल्स थे काय के डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी के, उन्हें हमें नहीं लेना। और अगर उनके बारे में आपको जानना है तो आपको एंशिएंट इंडिया का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, तब यह ऑब्स्टिकल्स और नेगेटिव चीजें जान पाओगे उस समय की।
क्लियर हुआ। और ग्लोरियस चीजें तो आप सभी को पता है। तो इतना बस याद रखना कि हम सोसाइटी को तब तक डेवलप नहीं कर सकते जब तक उसमें से नेगेटिव एलिमेंट हटा ना दे। और ये हम सीखेंगे कहां से? एंशिएंट हिस्ट्री से, कि भाई नेगेटिव एलिमेंट क्या थे, आज भी है क्या, उसे हटाना जरूरी है, हाँ तो हटा देंगे। चलिए मिलते हैं आप सभी के लिए लेक्चर नंबर 2 में एनसीईआरटी के। जय हिंद, सभी अपना ध्यान रखें।